हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स इन अकाउंट्स में। हम एनपीओ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें हमने समझाया था एनपीओ किसे कहते हैं, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आते हैं। उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो। ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे ना, आज हम करेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन। देखिए, सबसे पहले आइए समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। देखिए, एनपीओस के मेंबर्स होते हैं, है ना। तो जो मेंबर्स होते हैं वो एक इंटरवल में, वो इंटरवल का मतलब एक फिक्स इंटरवल, यानी कहने का मतलब है, चलिए मान लो हर हर ईयरली बेसिस पर हो सकता है, मंथली बेसिस पर हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पर हो सकता है, वीकली बेसिस पर हो सकता है। मेंबर बने रहने के लिए कुछ पैसा देते हैं, उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन जो होती है, ये इनकम होती है एनपीओस के लिए, है ना। उनके लिए इनकम है, ये साधन है, ये पैसा है जहां से जो उनको मिलता है वहां से। ठीक है, ये इनकी इनकम, या मैं इसको ये कह लूं उनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये इनके लिए, इसके लिए एनपीओस के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, ये इनकम है। ठीक है, अगर ये इनकम है, अगर ये इनकम है तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या बताया था आपको, दूसरा बताया था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्सक्रिप्शन को इन सब में कहां लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये इनकम है, ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एनपीओ के लिए। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताया था, इसकी दो साइड होती हैं, एक आती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्या होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, गेन्स एंड इनकम। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बताई है बातें आपको। रिसीट्स एंड पेमेंट कैश बुक की तरह होती है, इसकी डेबिट साइड या रिसीट साइड में जो पैसे आते हैं, ठीक है, और क्रेडिट साइड में जो पैसे जाते हैं, और बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, एसेट्स और लायबिलिटी शो की जाती है। तो आज हम सब्सक्रिप्शन पर क्वेश्चन करेंगे, हम शो करेंगे कि सब्सक्रिप्शन जो है इन सब चीजों में कैसे लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन जो है ना, इसका जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं, साथ के साथ में समरी फॉर्म में यहाँ पर भी बना रही हूँ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज हम सब्सक्रिप्शन को लेकर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ड्यूरिंग 23-24, यानी ये हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है, 23-24 में क्या हुआ, ए क्लब रिसीव्ड ₹56,000 एज सब्सक्रिप्शन। क्लब को 56,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 23-24 में। 50 कितना, 56,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन गिवन है। इन एडिशन ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन और भी गिवन है भाई। क्या गिवन है, एडवांस में सब्सक्रिप्शन की डेट दे रखी है, एक तो 1/4/2023 और फिर दे रखा है 1 अप्रैल 2024। ऐसे आउटस्टैंडिंग भी है। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको बताऊं रिसीट्स एंड पेमेंट में कैसे लिखते हैं। तो भाई रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है हमारी वो इनकम है, तो इनकम डेबिट साइड में आती है। सब्सक्रिप्शन कितनी मिली, क्योंकि ये तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है, तो सीधा मैंने कहा टू सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई, 56,000। भाई रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये कहता है कि जो भी आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसमें कितने पैसे आए या कितने पैसे गए। तो 56,000 रुपीज आए तो हमने 56,000 रुपीज लिख दिए, बात खत्म। ठीक है, चलो, लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करते हो। पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। हम बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया, इसमें तो इतना ही है। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पैसे आए हैं या जो गए हैं, फिलहाल सब्सक्रिप्शन क्योंकि आने की बात है तो हम फिलहाल आने की बात कह रहे हैं, जो पैसे आए हैं उसमें देखो कि भाई वो इस साल के हैं या नहीं है। अगर वो पिछले साल से बिलोंग करते हैं या वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं तो वो तो भाई इस साल की इनकम नहीं हुई, है ना। सिमिलरली हो सकता है पिछले साल कुछ पैसे एडवांस में मिल गए थे, वो इस साल के लिए मिले ना, तो वो इस साल की इनकम है, वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पैसे अगले साल के लिए मिल गए तो माइनस हो जाएगा। क्या मेरा मतलब है कि ये करते समय आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे तो यहाँ लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड, कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो भाई क्वेश्चन कहता है, पहले मैं चलो आपको बता दूं अमाउंट रिसीव, चलो हम इसी से ही करते हैं, 56,000 रुपीज रिसीव हो गए, ठीक है दोस्तों। चलो आगे, अब 56 रिसीव हुए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवांस 1 अप्रैल 2023, ये देखो ये साल कब से कब तक का है, ये साल जो है दोस्तों ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 24, ठीक है ना। इस अकाउंटिंग पीरियड को मैं देखूं, साल के शुरू में कुछ पैसे एडवांस, इस डेट को एडवांस है, तो भाई इस डेट को एडवांस है तो ये इसी साल का हुआ ना, इसी साल का हुआ, ये इस साल की इनकम है, तो आप ऐड कर दोगे, ऐड एडवांस इन द बिगिनिंग। मैं ऐसे करूं, पहले आपको पूरा फॉर्मूला वाइज समझा दूं एक बारी, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले फिर आपको पूरा फॉर्मूला समझा, अमाउंट रिसीव, जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो, फिर अब क्या करते हो, एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग से क्या मतलब है, बिगिनिंग ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इस अकाउंटिंग पीरियड में जो है उसको आप ऐड करते हो, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली एडवांस एट द एंड, मतलब साल के एंड में जो एडवांस मिला, इस मान लो इस साल के एंड में जो पैसे एडवांस में मिले वो तो अगले साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है, तो ये जो पैसे मिले हुए हैं वो अगले साल के मिले हैं, तो उसको आप माइनस कर देते हो। मैं यहां लिख देती हूँ लेस एडवांस एट द एंड, ठीक है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड, मान लो इस साल के बिगिनिंग में यानी 1 अप्रैल को कुछ पैसे आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये वो इनकम थी जो पिछले साल मिल जानी थी लेकिन नहीं मिली, और इस साल वो मिल गई। कैसे पता, क्योंकि कुछ नहीं बताया, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो पैसे मिले ना उसमें पहले पिछले वाले मिले, तो इसका मतलब ये है कि आप आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को माइनस करते हो, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को माइनस करते हो, ठीक है, ये दो चीजें माइनस हो रही है। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसको आप प्लस करते हो क्योंकि साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है तो इसी साल की इनकम है, ठीक है दोस्तों। तो ये करने के बाद जो अमाउंट आता है वो आता है कि इतना अमाउंट आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। इस बात को मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊं। अब देखो भाई, अमाउंट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन का पहले पैसे मिले कितने, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, कितने पैसे सब्सक्रिप्शन के मिले, कितने मिले, हमें मिले भाई 56,000 रुपीस, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि साल के एकदम बिगिनिंग में पैसे आउटस्टैंडिंग सॉरी एडवांस में थे, साल के शुरू में एडवांस में थे तो इसी साल के मिले थे, इसका मतलब है ना। तो मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, ऐड एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2023, कितना एडवांस मिला, 12,000 रुपए, ये मैंने प्लस कर दिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 24 यानी देखा जाए तो एक्चुअली अगले साल की बिगनिंग, या मैं इसको ये बोलूं कि इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कुछ पैसे एडवांस मिले, तो वो तो इस साल की इनकम नहीं है ना, वो तो अगले साल की इनकम है, देयरफॉर उसको हम क्या कर देंगे, माइनस एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल
2024। दोस्तों यहाँ मैंने 1 अप्रैल लिखी है डेट, कभी कभी क्वेश्चन में 31 मार्च दे रखी होती है, तो आपको एक ही बात है, जो 31 मार्च को अगर एडवांस है, इसका मतलब 1 अप्रैल मॉर्निंग को भी तो एडवांस ही है ना, तो साल के एंड में एडवांस है, वो अगले साल की इनकम है, उसको मैंने कर दिया माइनस। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। आउटस्टैंडिंग, साल के बिगिनिंग में 1 अप्रैल 23 को 8500 रुपीज जो है वो है आउटस्टैंडिंग। कब है वो? 1 अप्रैल, इस डेट को आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये वो इनकम है जो पिछले साल मिल जानी थी आपको, तो इस साल अगर जो मिली है तो ये है तो पिछले साल की इनकम, तो ये माइनस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 23 कितनी? 8500। ठीक है, क्योंकि मैंने ये माना कि इस साल जो पैसे मिले हैं ना उसमें 8500 पिछले मिले हैं, क्योंकि पिछले रहते थे तो इस साल मिल गए होंगे। जब तक ना बताया जाए कुछ और तो अब यही मानकर चलोगे कि इस साल के मिल गए। ठीक है ना, पिछले साल के इस साल मिल गए। और 7800 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अभी भी से क्या मतलब है? 31 मार्च 2024, या मैं ये कह लूं 1 अप्रैल 2024 को अभी रहते हैं, तो ये इस साल की इनकम हुई है, तो इसको ऐड करो। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 24 कितना? 7800। तो 12,000 रुपए और 7,800 रुपीज ये तो हो गए ऐड, यानी कि 19,800 ऐड हुआ, और माइनस कितना हुआ भाई? 18,500 माइनस हुआ। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ 1300 ऐड हुए। तो 1300 अगर ऐड हुए, इसका मतलब ये है दोस्तों कि 56 प्लस 1 57,300 रुपीज का जो अमाउंट है ये आ जाएगा अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये आ गया, मैंने शो कर दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, जबकि ये चीज आप देखो, ये रिसीट एंड पेमेंट में 56,000 आ रहा है, क्योंकि उसमें ये बताया है कि भाई 56,000 मिले हैं। उस रिसीट एंड पेमेंट तुम सिर्फ ये बात कहते हैं कि हाँ भी कितने पैसे मिले हैं, बस वो लिख लो। ठीक है दोस्तों, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ना ये भी कहा जाता है कि अकाउंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, या ये को स्टेटमेंट की जगह अगर हम चाहें ना तो अकाउंट भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, आइए मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि उसका अकाउंट कैसे बनना है। तो ये पहले मैं आपको समझाऊं और साथ साथ हम वैल्यूज लिखते रहेंगे। ठीक है, ओके, ये मैंने लिया हम बना रहे हैं क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आइए देखिए भाई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम है ना? इनकम है, कैसे शो करना है? सबसे पहले ना हमेशा याद रखिए, कोई भी आप एनपीओ में सब्सक्रिप्शन का या कंज्यूमेबल आइटम्स भी हम डिस्कस करेंगे, अकाउंट बनाना हो ना बहुत सिंपल। सबसे पहले ना ये सोच लो कि जैसे ये इनकम है तो पैसा मिले तो मैं इसको कहाँ लिखूं, बस इतनी बात ध्यान रखिए। देखो भाई, अगर सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला होगा तो आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में मैं यहाँ पे लिख दूं बाय बैंक अकाउंट, मतलब कितने पैसे मिले, मैं बैंक वर्ड यूज कर दूं या मैं चाहूं तो रिसीट्स एंड पेमेंट। यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप सोचोगे मैंने बीच में क्यों शुरू करा है, मैं अभी आपको इसका रीजन बताती हूँ। बैंक अकाउंट, तो ये मेरा आ गया कितना, कितने पैसे रिसीव हुए हैं भाई, हमें रिसीव हुए हैं 56,000। ठीक है, चलो 56,000 रिसीव हुए ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम सब चीजें लेते हैं, कहाँ कहाँ लेनी है। अब जो चीजें हमने वहां जो लॉजिक अप्लाई करा था, जो प्लस होनी है वो तो उस तरफ लिखो जिस तरफ बैंक आ रहा है, हाँ, और जो माइनस होनी है वो उसकी ऑपोजिट साइड में। कैसे, मैं समझाती हूँ, देखिए जैसे मैंने कहा आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग, ये कब की इनकम है? पिछले साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये एक्चुअली पिछले साल मिल जानी चाहिए थी आपको, है ना? पिछले साल मिल जानी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई तो है तो पिछले साल की इनकम ना, ये मिली इस साल है लेकिन है तो ये पिछले साल की इनकम, तो इस साल की तो नहीं है, इस साल की इनकम में से माइनस करो। तो मैं क्या करूं, यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग
इन द बिगनिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, छोटे ऐसे लिख दो, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। बिगनिंग से मेरा मतलब है दोस्तों बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। कितना है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग? आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है 8500, ठीक है। और आगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, ये हमारी अगले साल की, सॉरी इस साल की इनकम है, इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल मिल जानी चाहिए थी जो मिल नहीं पाई है, तो ये इसी साल की इनकम ना, तो बैंक वाली साइड में लिखो क्योंकि इसको प्लस करना है, तो यहाँ पर लिखो आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दे रखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड 7800, ठीक है दोस्तों। चलो अब आ जाओ एडवांस, एडवांस इन द बिगिनिंग, साल के शुरू में एडवांस मिला तो इसी साल के लिए मिला, इसी साल के लिए मिला, तो इस साल में ऐड करो, जिस तरफ बैंक लिखा है उस तरफ लिखो एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड, साल के शुरू में कितने रुपए एडवांस में है भाई 12,000 रुपीज, ठीक है। और साल के एंड में एडवांस कितना, साल के एंड में एडवांस मिला मतलब ये अगले साल के लिए मिला है ना, ये अगले साल के लिए मिला, अगले साल के लिए मिला तो भाई इस तरफ लिखो क्योंकि अगले साल की इनकम है, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड दे रखा है कितना 10,000 रुपीज, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या करा, बिगनिंग वाली चीजें ऊपर लिखी हैं, एंड वाली नीचे लिखी है, अब आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लो, वो आपका निकल आएगा कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना है, अमाउंट टू बी टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वही कैलकुलेशन तो हमने करी हुई है 57,300, तो ये मैंने बता दिया आपको कि अगर अकाउंट बनाने को आए तब कैसे करना है, और अगर स्टेटमेंट से करना है ये स्टेटमेंट से कर दिया, ये रिसीट्स एंड पेमेंट में शो कर दिया, और ये अकाउंट। अब साथ में ही आपको बता दूं इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखना है भाई, किस डेट को मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरा करंट अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, तो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 31 मार्च 24 को, ठीक है दोस्तों। चलो 31 मार्च 24 को जो जो चीजें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है उसको बैलेंस शीट में लिखो भाई। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो हमें मिलनी है फर्म के लिए, वो एनपीओ के लिए वो एसेट है, एसेट है, जो पैसे एडवांस जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है वो एसेट होती है, तो एसेट साइड में लिखोगे क्या चीज, एसेट साइड में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, साल के एंड में कितनी आउटस्टैंडिंग है, साल के एंड में 7800 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, और कुछ पैसे आपको जो हैं वो एडवांस में भी मिले हैं, वो अगले साल के लिए मिले हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, तो यहाँ पर आप लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन साल के एंड में जो आपको मिली है दोस्तों वो कितनी है, वो है 10,000 रुपीज। तो मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन क्या है, इसको रिसीट्स एंड पेमेंट में कैसे लिखना है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाने के लिए अगर स्टेटमेंट के थ्रू करना है तो कैसे करना है, अगर अकाउंट बनाना है तो कैसे करना है, और बैलेंस शीट में कैसे लिखना है, ये मैंने आज के टॉपिक में आपको समझाया, ठीक है। इस तरीके में और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम आपको और भी कराते रहेंगे, ठीक है, और इसको आप ध्यान से देखिए समझिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए इफ यू वांट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम और कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे, टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।